जैसे कि लाइट चैप्टर अभी पिछले क्लास में भी मैंने अभी 7th क्लास से पढ़ाया था, 8th क्लास में कुछ लेवल बढ़ेगा आप लोगों का, वो देखिए। अभी जैसा कि आप लोगों को पता है पिछले क्लास में, एक बार देख लो इसमें और क्या क्या पढ़ाना है मुझे, टेस्ट करके ही जाना है बस, और तो कोई बात नहीं। सबने दे रखा है लाइट, आपको पता है। अरे चुप रहो बेटे 2 मिनट में, कितना बोलते हो। सबको देना है, फिर से रिवीजन टेस्ट है बेटा, क्या दिक्कत है। ये सालों भर हर दिन चलेगा, घर पे तो आप लोगों को करना है, मैं रिवीजन करा रहा हूँ, क्या इशू क्या है। 1 घंटा बैठ के पढ़ना है आप लोग को, कोई तो दिक्कत नहीं है इसमें। देखिएगा आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखिए प्लीज, नहीं तो मेरे को सबको आगे बढ़ाना पड़ेगा। लाइट की जरूरत पड़ती किस लिए, चीजों को देखने के लिए। सबसे मेन चीज है, लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं उसको देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। तो अच्छा बताओ सरदा कि लाइट किस तरह से हमको कोई चीज दिखा सकता है। रिफ्लेक्शन से, ठीक है, ये तो पता है। लाइट हम पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, टकरा करके लौटती है तो हमको दिखता है। आप देखिएगा जैसा कि मैंने वो मॉल वाला एग्जांपल दिया था, आप लोगों को कॉमेडी लगा, लेकिन ये था कि उसमें लाइट पूरी की पूरी आर पार हो जा रही है, ठीक है। लाइट पूरी की पूरी आर पार जब हो जाएगी ना, तो आपको बीच में कोई चीज दिखेगी नहीं कि कोई चीज भी है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इनविजिबल, मतलब कि बिल्कुल वो चीज गायब हो जाएगी। कांच अगर बीच में हो, कोई बड़ा सा कांच जिसका ओर छोर ना दिख रहा हो, बीच में एकदम बिल्कुल क्लीन हो, पूरी की पूरी लाइट आर पार जा रही हो, हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि लाइट के पड़ के टकरा के लौटना जरूरी है। आर पार निकल जाए तो कोई चीज इनविजिबल हो जाएगी। अगर आप बैठे और चाहते हो कि गायब हो जाए, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लाइट आपसे टकरा करके या तो आपको या तो पूरी लाइट एब्जॉर्ब कर लो, सोख लो आप, तब भी आप दिखोगे। लाइट अगर आप सोख लेते हो, नहीं सॉरी एक सेकंड, या तो लाइट पूरी आर पार निकल जाए, जो कि उस तरह की टेक्नोलॉजी बनाना मुश्किल, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है जिसमें लाइट अगर आप पे पड़े तो पूरा का पूरा लाइट एब्जॉर्ब हो जाए। अगर लाइट आप पर एब्जॉर्ब हो गई, हम एक ही सिचुएशन में देख सकते हैं जब आप पे लाइट टकराएगी और लौट के हमारे आंखों तक वो लाइट आएगी। आपने सोख लिया पूरी, ऐसे मटेरियल पे कोई लाइट गई जो पूरी की पूरी सोख ली गई, हमें दिखेगी नहीं। प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज शांत रहिए। दूसरा, अगर पूरा का पूरा आर पार हो गया तब भी हमें नहीं दिखेगा। तो क्या हमको समझ में आया कि किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट की जरूरत होती है, और लाइट हमें रिफ्लेक्शन के चलते दिखती है, कोई भी चीज। अब देखिए, thus it is light which make things visible to us. Light enable us to things from which it comes from which it is reflected. सिंपल सी बात है, हमें कोई चीज इसीलिए दिखती है क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर लाइट हम तक आती है। अब इसी आधार पे हम लोग 2 तरह के ऑब्जेक्ट बना देंगे, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है? The object which emit their own light are called luminous object. जो अपनी खुद लाइट निकालते हैं, आप ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो। आप एज ए पर्सन, एक आदमी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो या नहीं? क्यों? बिल्कुल सही, ये बल्ब है ना, इससे लाइट आ रही है, सन की जो रेज है उससे भी आ रही है। मून ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉट? नो, लाइट रिफ्लेक्ट करके हम तक भेजती है, डायरेक्ट वो सोर्स नहीं, उसके अंदर से लाइट नहीं आ रही है। तो याद रखिएगा, मून की लाइट हम तक आती है, लेकिन हम कहते हैं मून की लाइट, लेकिन वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। मून की लाइट जी करो, क्या दिक्कत? तो इसका मतलब है कि मून भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, सन माना जाएगा, स्टार जो अपनी लाइट निकालता है, अपनी लाइट उसकी नहीं है। इसलिए सन की तो सिंपल पहले क्लास से पढ़ा हुआ हूँ,
सन की लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होके हम तक आती है, सूरज की रोशनी उस पर गिरती है और तब रिफ्लेक्ट होके आती है। वो कोई स्टार तो है नहीं कि वहां हाइड्रोजन और हीलियम बन रहे हैं और जिसके चलते वो लाइट आ रही है। आपको तो पता है कि सारे के सारे स्टार किस चीज के बने हैं? किसके? सन किसके, स्टार किसके बने हुए हैं? हाइड्रोजन गैस के बने होते हैं। स्टार से लाइट कैसे आती है हम तक? सूरज से इतनी ज्यादा लाइट आती है, कैसे आती है ये भी आज तक आप लोग को नहीं पता। देखिए, आदरणीय साक्षी जी, थोड़ी लंबी मोटी कम। सूरज में बेटा लाइट कैसे आती है हम तक पता है आपको? सूरज के अंदर ऐसा क्या होता है कि इतनी ज्यादा लाइट देता है? यहां बैठ जाना, उतनी क्यों पीछे बैठे, यहां बैठ जाओ। देखिए मेरे बात, जितना सन इज ए स्टार, सूरज एक तारा है, इसी तरह से जितने भी स्टार है वो भी एक, क्या कहते हैं, स्टार की तरह ही सन है, दोनों एक ही चीज। यार कितना गप करते हो बेटे, मैंने अब मेरा काम क्यों, इसका मतलब थोड़ी सर पे चढ़ के तुम लोग गिली गिली कर दोगे। मुझे पता है आग में घी डाल रही हो, शांत रहो बेटे सब। जितने भी स्टार होते हैं वो हाइड्रोजन गैस के बने होते हैं, उसमें 97% केवल हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। वो जो हाइड्रोजन गैस होती है, जब दो हाइड्रोजन के एटम, गैस के एटम एक साथ मिलते हैं तो एक हीलियम बनाते हैं। हीलियम भी एक एलिमेंट है, गैस ही होती है, और हाइड्रोजन भी एक गैस है। दो हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे जुड़ के एक हीलियम का नया गैस का एटम बना। तो ये जब दो जुड़ते हैं ना, टकरा के विस्फोट विस्फोट नहीं होता, ठीक है। दो जुड़ते हैं और उससे एक हीलियम बनता है, तो इससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, ठीक है। और आपको पता है कि तो छोटे से एटम की बात है, सन है इतना बड़ा साइज का, आपको पता ही होगा कि 13 lakhs अर्थ, कितनी बड़ी हमारी अर्थ है, ऐसी 13 lakhs अर्थ पूरी की पूरी सन पे, एक तरफ तराजू पे उसको रख दो और एक तरफ तराजू पे 13 लाख धरती को रख दो, तो दोनों बराबर, 13 लाख धरती मिलकर के सन बना सकते। तो वहां पे ये काम भी बहुत बड़े पैमाने पे होता है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है जो कि हीलियम में बदलते रहता है, जिसके चलते हमें इतनी लाइट मिलती है। एटम बम का नाम सुना ना, हाइड्रोजन बम जो होता है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। एक बात, अब और एक चीज आप याद रखिएगा, हमारे पूरे यूनिवर्स पे कोई ऐसी चीज नहीं, आपसे लेकर के इस कारपेट तक, जो कि अमर है, लिविंग बीइंग एज वेल एज नॉन लिविंग बीइंग, सब कुछ सजीव और निर्जीव, सबकी एक उम्र होती है, उसके बाद सबको मरना। अरावली माउंटेन बेटा आप लोग ने देखा सुना होगा, दिल्ली में भी थोड़ी बहुत माउंटेन है, राजस्थान जाते समय, आगरा जाते समय जो पहाड़ियां मिलती है हम लोगों को, सारे के सारी अरावली माउंटेन, ये आज से करोड़ों साल पहले हिमालय से भी ऊंचा था और दुनिया का इस हमारे अर्थ पर सबसे पुराना माउंटेन माना जाता है। आज की डेट में देखो कुल छोटी सी पहाड़ी और थोड़ी बहुत रिज में ही बचा रह गया है। तो वही बात है कि जो हमारा सन है, माउंटेन रेंज, अब देखिए, अब सन, आप कहोगे सर जी तो क्या सूरज भी खत्म हो जाएगा, तारे भी खत्म हो जाएंगे, धरती भी खत्म हो जाएगी, ये तो बात है ना? बिल्कुल, ये अर्थ भी एक दिन खत्म हो जाएगा। ये जितने प्लेनेट आपको दिखते हैं ये सारे के सारे सन के अंदर समा जाएंगे। मैं बताता हूं कैसे होगा। क्या, कोई भी स्टार, हमारा जो सन है वो मिडिल एज स्टार है, मतलब इसने आधी उम्र पूरी कर ली, जीवन के उस पड़ाव पे है कि जितनी उम्र का है उतनी उम्र का और हो जाएगा तो ये मर जाएगा। जी बता रहे हैं कैसे। अब बोलेंगे सर जी सन कैसे मरेगा, ये तो नॉन लिविंग थिंग है ना? इसकी एज पता कर ली है साइंटिस्ट लोगों ने, 2 अरब साल पुराना माना जाता है जी, 200 करोड़ साल पुराना।
अच्छा उम्र कितनी होगी वो? हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए वो माने आगे की उम्र का कैसे पता चलेगा कि इतने सालों बाद मर जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मेरी वही बता रहा था, जैसे हर स्टार की तरह सन के अंदर भी हाइड्रोजन गैस है, और मैंने कहा दो हाइड्रोजन के एटम मिलते हैं तो एक हीलियम बना देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो टेम्परेचर जनरेट होती है वो तब होती है जब मानसू कम बोलती है। जब दो हाइड्रोजन एटम मिलते हैं तो एक हीलियम बनाते हैं, और जब दो हाइड्रोजन मिलते हैं तो इस तरह से मिलते मिलते एक टाइम तो ऐसा होगा ना कि जब हाइड्रोजन ही खत्म हो जाए, जो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जितनी है वो टोटल हीलियम में बदलती जा रही है, हमको एनर्जी मिलती जा रही है। लेकिन ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि हर स्टार के पास अपना अपना हाइड्रोजन बनाता भी चला जाए। बात समझ रहे हैं? धरती पे हमारे अर्थ पर पानी क्यों है? क्योंकि वाटर साइकिल है। जो भी बारिश होगी नदी नालों के थ्रू समुद्र में जाएगा, फिर वो इवेपोरेट होकर बादल बनेंगे, फिर पानी वो आएगा। ये सर्कल बना हुआ है। लेकिन वहां पे कोई हाइड्रोजन सर्कल साइकिल नाम का चीज नहीं। हाइड्रोजन जिस दिन खत्म हो गया तो टोटल का टोटल उस स्टार के अंदर क्या हो जाएगा? हीलियम ही बच जाएगा। अब हीलियम बच जाएगा तो आउटर कवर जो है पूरा का पूरा सन का आउटर, वो गर्म रहेगा। धीरे धीरे क्या होगा? उसका साइज बड़ा होने लगेगा। मैं बता रहा हूँ, जब हीलियम में बदलेगा तो उसमें एक्सपेंशन होगा, फैलाव होगा। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते एक बार रेड कलर का इतना बड़ा साइज का वो स्टार हो जाएगा, ठीक है, कि जितना भी उसके आसपास का, और निश्चित रूप से सोलर सिस्टम तो सबसे नजदीक है उसके, सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हमारे जितने हैं वो सारे के सारे सन के सबसे नजदीक है, तो सारे के सारे जाकर के सन में समा जाएंगे और सब जल के राख हो जाएंगे। और एक टाइम क्या होगा कि जो हीलियम है ना बेटा, ये हीलियम भी लास्ट में जाकर के आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत लंबे प्रोसेस के बाद ये जो पूरा का पूरा जो हीलियम बना था वो आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा तो जिस गैलेक्सी के ब्लैक होल के चारों तरफ चक्कर लगाता, सॉरी मैंने तो बताया नहीं, जिस तरह से अर्थ या जो भी प्लेनेट है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसी तरह जितने भी स्टार है वो गैलेक्सी जो होती है, ग्रुप ऑफ स्टार की गैलेक्सी कहते हैं, उसके सेंटर में बेटा ब्लैक होल होता है, उसके चारों तरफ सारे के सारे स्टार चक्कर लगाते हैं। 250 करोड़ सालों में सन पूरे गैलेक्सी के ब्लैक होल का एक राउंड पूरा रिवॉल्व करता है, चक्कर। ठीक है, तो जैसे जैसे इसका साइज बड़ा होता जाएगा और इसके सेंटर में मतलब कि ये जो इसका पूरा आयरन में बदल जाएगा, पहले तो हाइड्रोजन था, हीलियम में बदल रहा है, पूरा हीलियम हो गया। हम पंगा नहीं लेते, इनका साउंड जाता है गाड़ी वालों। और जैसे ये हीलियम पूरा का पूरा आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ब्लैक होल में जाकर के समझ जाएगा और वहीं पर जाके खत्म। समझ रहे? तो मैं ये बता रहा था, पता नहीं क्या बता रहा था, कहां चले गए, ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बता रहा था। ज्यादा क्यों बढ़ गया? वो क्या कहना, ये लाइट चैप्टर है ना बेटा, तो टाइम मशीन भी बतानी थी, तो मैंने सोचा थ्योरी बताने से पहले प्रैक्टिकली क्यों ना करूं। सिलेबस तो कोई चीज ही नहीं है, आपको हर चीज जानना जी तो जरूरी है। ये मौका दूसरी जगह थोड़ी मिलेगा, आपको म्यूट कर दिया जाएगा। कोई बच्चा बोल सकता है मैं किसी को म्यूट करता हूँ? यहाँ पे सारे बोलेंगे करते हैं, सारे बोलेंगे यही बात। तो क्या करते हो? इसको सबसे पहले कर देते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बेटा वो है जो लाइट अपनी निकालते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो है जो अपनी लाइट नहीं निकालते। सिंपल सी बात, आगे बढ़ते हैं। अब छोटे बच्चों की तरह पढ़ना नहीं है, थोड़ा बड़ा बनना है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या कॉन्सेप्ट है देखिए। ये तो समझ में आता ही है कि द प्रोसेस of sending back light rays which fall on the surface of an object is called reflection of light. किसी भी चीज पे लाइट का पड़ना और पड़ने के बाद लौट जाना, वापस लौट जाना, इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है,
अब देखो, आगे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले टर्न द पेज। हमको ये जानना है कि दिस टर्म्स आर इंसिडेंट ऑफ रे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल किसको कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं। अब आप ध्यान देंगे बोर्ड पे, और मैं करूंगा थोड़ी मेहनत जिसका पैसा कम है। अब देखिए, हमें सबसे पहले लाइट के लिए ये डायग्राम समझ लेना है, जो कि सबसे छोटा सा बेसिक है, 6th क्लास से पढ़ा होगा आपने। अगर ये प्लेन मिरर मान लो, प्लेन मिरर का मतलब है कि यहाँ पर से तो ये कांच की तरह होगा जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, और इधर ये मैंने इस तरह जो लाइनिंग की, इसका मतलब इधर से बंद है, देखा है ना आपने, उसका मतलब जो आईना होता है तो उसमें क्या होता है, पीछे से पेंट किया रहता है, नहीं तो गत्ता लगा हुआ रहता है, कोने को प्लास्टिक लगी हुई रहेगी, या दीवार पे अगर कांच लगा दिए तो पीछे तो लाइट जा ही नहीं सकती, तभी तो हमको अपना फेस दिखता है। तो अगर मान लो सन से कभी भी लाइट यहाँ पर अगर पड़ रही है, या किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से, बल्ब से या किसी भी चीज से, तो जो लाइट इस बल्ब से सीधे आ रही है, जिस भी चीज पे, मान लो कि गुड़िया प्लेन मिरर मान लो, इस पे टकराए, टकराने के बाद सब तरफ रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, तो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, और टकराने के बाद जो लौटने वाली लाइट होगी उसको रिफ्लेक्टेड रे, और जो सीधी लाइट इसके ऊपर आएगी उसको कहते हैं इंसिडेंट ऑफ, ठीक है। जिस चीज से टकराएगी उसको प्लेन मिरर हम मान लेते हैं, जिस पॉइंट पर लाइट आके टकराती है और वहीं से जहां से रिफ्लेक्ट होके लौट जाती है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और इन दोनों के बीच का बिल्कुल सेंटर वाला जो एक बिंब बनेगा, जो लाइन बनेगा, उसको नॉर्मल कहते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब हम लोग आगे देखिए, the ray of light which falls on the mirror surface is called incident ray। आपको दिख गया, जो लाइट मिरर के ऊपर आके लग रही है यहाँ पे, उसको इंसिडेंट ऑफ रे कहेंगे। आपको ने अभी बोर्ड पे देखा था, क्लियर हो गया। The point at which the incident ray strike the mirror is called point of incidence। ये मैंने समझा दिया, लिखना इस तरह से, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, पहली बार टकराती है, उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। The ray of light which is sent back by the mirror is called the reflected ray। टकराने के बाद सेट बैक मतलब कि दोबारा लौटती है, उसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, ठीक है। द नॉर्मल इज द लाइन, देखिएगा, द नॉर्मल इज द लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना बेटा, यहां से जो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कब बनेगा, जब बिल्कुल सीधी लाइन होगी, उसको नॉर्मल कहते हैं। Which is perpendicular to the mirror surface at the point of incidence, जो क्या होगा, बिल्कुल लंबवत या खड़ी लाइन बनेगी जिस इंसिडेंट ऑफ रे पे, इंसिडेंट ऑफ पॉइंट पे, सॉरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, क्वेश्चन इन सबों को दे दो। ठीक, आगे देखिए, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ बीच में जो एंगल बन रहा है, ये इंसिडेंट ऑफ रे और रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी एक मिस्टर, सॉरी
जो ये हमारा नॉर्मल है ना, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल के साथ बेटा रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, जो छोटा वाला एंगल जो बनेगा उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्लियर हो गया? अब जैसा कि आप लोग बड़े हो गए हैं तो आप लोग को लॉ जानना है, कानून। साइंस में कौन कौन से लॉ काम करते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ है वो क्या है, देखते हैं। When a ray of light on a plane mirror, ठीक है, falls on a plane mirror, जब तुम यहां ध्यान दो, रहने दो, जब कोई भी लाइट प्लेन मिरर पे फॉल होती है, गिरती है, वहां आती, टकराती, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, तो वो रिफ्लेक्ट होगी, टकरा करके लौट जाती है। अच्छा एक चीज छोटी सी और बता दो, थाली देखिए, बर्तन आपने, थाली, उसमें भी फेस दिख जाता है कभी कभी, ठीक है। अगर मान लो कोई कांच की बोतल है, उसमें भी कभी दिख जाता है। आप नदी में जाएं या तालाब में ठहरा हुआ पानी हो आपके बाल्टी में, उसमें भी फेस दिख जाएगा। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आईने में ही हमको सबसे ज्यादा अच्छा फेस क्यों दिखता है? अब ये गुड़िया ये बता रहे ना, मिर्ची तीखी क्यों लगती, क्यों मिर्ची है। नहीं वो नहीं बता रहा मैंने इन लोगों से पूछा है। जी बेटा, तो बेटा लाइट जाके टकरा रही है तभी तो थाली में भी आपको फेस दिख रहा है, समझ रहे हैं ना, तभी तो थाली में। मैं ये पूछ रहा हूं कि एक थाली में या किसी दूसरे शाइनिंग सरफेस पे, ठीक है, आपको फेस दिखता है, लेकिन आईने में जो प्लेन मिरर हमारा होता है उसमें ज्यादा साफ क्यों दिखता है? हम लोग ऐसा क्यों ना है कि जैसे जो अगर मान लो कि हमारे सैलून है वहां पर थाली ही लटकाते, प्लेन मिरर ना लगाए। क्वेश्चन तो है ना, तो कोई बात नहीं, पेंट करके लगा दो तो कौन सा दिखने लगेगा। मैं कह रहा हूँ थाली के दूसरे बेटा, थाली में तो आपको पेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लाइट तो पर जाती है ना। ऐसा क्यों पता है आपको? क्योंकि जो प्लेन मिरर है वो टोटल का टोटल लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि स्मूथ होता है। कोई भी आईना या प्लेन मिरर में हमको अपना फेस ज्यादा साफ इसलिए दिखता है क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। जो मिरर जितना ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करे वो उतना ही ज्यादा समझ लीजिए कि अच्छा मिरर बना जाए। क्लियर है? ये बात बताइएगा सर, क्लियर है? अब लॉ देख लीजिए, when a ray of light falls on a plane mirror it gets reflected. The reflection of light from plane mirror takes place according to two laws which are make law of reflection. The law of reflection on the light are as किसी भी लाइट के रिफ्लेक्ट होने के लिए है ना, लॉ रिफ्लेक्ट होने को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, दो चीजों को, दो कंडीशन को फुलफिल करता है। वो कंडीशन क्या देखते हैं? पहला, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, जी नहीं ये गलत था, मजे लेने सड़क पे, आप सुन लीजिए ना, लाइट पर आता है आपको ये सारे जो बता रहे हैं हम, रिवाइज। यहाँ गप मत करिए प्लीज, अगर आपको डिस्टर्ब ना करना हो तो आगे जाके वहां बैठ जाइए। सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पहली चीज, यहाँ पर मैं वीडियो में दिखाता हूँ, आप बोर्ड पे देख लो कि जो प्लेन मिरर है सब एक ही प्लेन पर है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि जो इंसिडेंट ऑफ रे आगे जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे पीछे से बन रही है, ये सब कुछ एक ही प्लेन पे। तो पहला लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब एक ही सेम प्लेन पे सारे की सारी रहती है। ओके, उसके बाद द इंसिडेंट रे
the reflected ray and the normal all lie in the same plane, the plane of, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा देखेंगे, दूसरा लॉ क्या कहता है, पहला लॉ समझ में आया, according to the second law of reflection, the angle of reflection is always equal to the angle of incidence. Angle of incidence, angle of reflection, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा, जितना बड़ा होगा, उतना ही मेजरमेंट का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, समझ में आया? समझ में? ठीक। अब देखिएगा, जैसे कि यहाँ पिक्चर में आपको दिखेगा, दोनों का दोनों यहाँ पे देखिए प्लेन मिरर पे आ रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 35 डिग्री है। यहाँ दूसरे प्लेन मिरर में यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 45 डिग्री का बन रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री का बनेगा। छोटा बड़ा नहीं हो सकता, ये रिफ्लेक्शन का रूल है। अगर नहीं हो रहा है मतलब रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं अच्छी तरह से। अगर आप लोग की आज्ञा हो तो आइस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर दूंगा, चाहे तो थोड़ा इसे नहीं अभी बता रहे ना, चल ठीक। मैं भाई देखो आज्ञा लेके काम करता हूँ। If we change the angle of incident, the angle of reflection will also change accordingly. बिल्कुल सही बात है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 35 डिग्री का। आपने क्या किया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को 35 से बढ़ा के 65 कर दिया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक वो भी 65 डिग्री का ही होता है। समझ में? What happened when a ray of light falls normally on the surface of a plane mirror? अच्छा क्वेश्चन। अब देखो जो पिक्चर आपको बोर्ड में भी दिख रही है, तो कर ही देगा ना बेटा, आप थोड़ी करोगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप अगर मान लो पहले बेटे पहले 35 डिग्री बन रहा था, आपने एंगल, पोजीशन ऑफ लाइट ही तो होती है, पोजीशन ऑफ लाइट को आप आगे पीछे करके एंगल चेंज कर सकते हैं। जैसे ही चेंज किया ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल अलग हो जाएगा। आपने रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल के लिए कुछ नहीं करना, एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। देखेंगे अब एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए कि सोर्स ऑफ लाइट वहां थी तो एंगल बना कुछ ना कुछ, लेकिन अगर जो प्लेन है, मेरे कहने का मतलब कि क्या कहते हैं इसको, मान लीजिए कोई आईना है, आप उसपे सोर्स ऑफ लाइट इस तरह से डाल रहे हो कि बिल्कुल प्लेन के साथ मतलब 90 डिग्री से थोड़ा भी अप डाउन ना हो, तो क्या कोई रिफ्लेक्शन होगा, कुछ होगा क्या, वही देखते हैं। We will now describe what happen when a ray of light falls normally on the surface of a plane mirror। मतलब कि कोई भी एंगल बना के रे ऑफ इंसिडेंस अगर ना आ रही हो, मतलब रे ऑफ इंसिडेंस उसके नॉर्मल पर, समझ रहे हैं? तो क्या होगा? When a ray of light is incident normally on a plane mirror, it means that it is traveling along the normal to the mirror surface। इतना राजी किस बात के लिए बेटे? सेंटर फेस का लिया गया। द एंगल ऑफ, इसको है ना अभी पता ही नहीं है ना कि मजे कैसे सच में बदल जाएंगे थोड़े दिनों में। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सच अ रे ऑफ लाइट इज 0। आप देखो अगर नॉर्मल के साथ वो लाइट आ रही है, ठीक है, इसका मतलब वो कोई एंगल तो बना नहीं रही है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोई एंगल नहीं बना रहा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमारा 0 एंगल बना रहा है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब रे ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो भी 0 बनाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है ना, अगर नॉर्मल के साथ आप लाइट डाल रहे हैं तो बिल्कुल सेंटर पे जा रही है, अप डाउन तो है ही नहीं कि कोई एंगल बनेगा, तो ये जो जा रही है फिर लौटेगी भी उसी पाथ पे। 0 डिग्री का एंगल अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का भी एंगल कितना होगा? 0 ही होगा, ठीक है।
So according to the second law of reflection, the angle of reflection should also be 0. याद रखिएगा, यहाँ याद रखना ये है, कोई एंगल नहीं बन रहा आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि रे ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, तो ये भी 0 ही बनाएगा। उस चीज को प्रूव कर रहा है ना कि जितने डिग्री का एंगल, जितना एंगल रे ऑफ इंसिडेंस का होगा ऊपर वाले का, मतलब लाइट के जाने का, उतना ही लाइट के आने का भी बराबर ही होगा। इसमें कहा कोई, अगर ये जो नॉर्मल ये जो है, आपने लाइट सोर्स ऑफ लाइट इसी पे डाल दिया तो ये सीधी लाइट एक बन गई, लाइन बन गई, ठीक है। अगर बेटा थोड़ा भी ऊपर करते तब तो ये एक एंगल बनता कुछ, तो फिर भी यहाँ पे एंगल इधर भी आता उस तरह। थैंक यू। ओके, 2 मिनट।